Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is FIFA World Cup 2023. तो जो FIFA Women World Cup है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे. The 9th FIFA Women World Cup was co-hosted by Australia and New Zealand, marking the first time it was held in Southern Hemisphere. Spain won the event by defeating England in the final. The USA has won the Women World Cup title 4 times. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने जीता, ये कहाँ पे हुआ सब. तो जो 9th FIFA वुमेन वर्ल्ड कप है, इसको को होस्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा, जो कि इसको पहली बार बनाता है कि ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर पे हुआ है. स्पेन जो है उसने जीता इस इवेंट को डिफीट करके इंग्लैंड को फाइनल पे. यूएसए ने जीता है वुमेन वर्ल्ड कप को 4 टाइम. फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में हम जान लें. It is a professional football tournament for senior women national team organized by FIFA. It occurs every 4 years following the Men World Cup and began in 1991. The 2023 edition, co-hosted by Australia and New Zealand, featured 32 teams in a month-long event. जो आपका फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है, ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है सीनियर वुमेन नेशनल टीम के लिए, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है फीफा के द्वारा. ये जो है हर एक 4 साल पे होता है मेन वर्ल्ड कप के बाद. ये आपका 1991 से स्टार्ट हुआ था. 2023 का एडिशन जो है इसको को होस्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा. इसमें 32 टीम थी, जो कि मंथ लॉन्ग इवेंट चला था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडाइजेनस अस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. Light Combat Aircraft LSP-7 known as Tejas successfully launched the indigenous beyond visual range air-to-air missile called Astra. तो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LSP-7 है, जिसको कि हम तेजस के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इंडाइजेनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को, जिसको हम अस्त्र के नाम से जानते हैं. The missile was fired from the aircraft at an altitude of approximately 20,000 feet and achieved all test objective flawlessly. ये जो मिसाइल था इसको फायर किया गया था एयरक्राफ्ट से, जो एल्टीट्यूड था वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 फीट का था, और इसने अचीव किया है सारे टेस्ट के ऑब्जेक्टिव को बिना कोई फ्लॉ के. The test was closely supervised by the Aeronautical Development Agency (DRDO), Hindustan Aeronautic Limited, Center for Military Airworthiness and Certification, and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance. और ये जो टेस्ट था इसको क्लोजली सुपरवाइज किया गया था एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिक क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा. अस्ट्रा के बारे में हम जान ले. अस्ट्रा इज एन एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय वेरियस DRDO लेबोरेटरी इंक्लूडिंग द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर इमारत. जो अस्ट्रा है ये आपका एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसको डेवलप किया गया है जो वेरियस DRDO के लेबोरेटरी उनके द्वारा, जिसमें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत आते हैं. इट इज डिजाइन टू इंगेज एंड डिस्ट्रॉय एजाइल सुपरसोनिक एरियल टारगेट. इसको डिजाइन किया गया है ताकि वो इंगेज कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके जो आपका एजाइल सुपरसोनिक एरियल टारगेट है उसको. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 टेस्ट वर्ल्ड कप. पीआईबी का न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो FIDE वर्ल्ड चेस कप है इसके बारे में हम जानेंगे. इन द FIDE वर्ल्ड कप फाइनल मैग्नस कार्लसन सिक्योर हिज फर्स्ट एवर टाइटल डिफीटिंग इंडियन चेस प्रोडिगी आर प्रंगनाथा इन बाकू अजरबैजान. प्रंगनाथा हैज बिकम द सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू रीच अ वर्ल्ड कप फाइनल. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ पे हुआ, कौन जीता, कौन सेकंड पोजीशन में था. तो जो आपका FIDE वर्ल्ड कप फाइनल था उसमें जो मैग्नस कार्लसन है इसने सिक्योर किया पहला एवर टाइटल को, हरा के इंडियन चेस प्रोडिगी आर प्रज्ञानंदा को बाकू अजरबैजान में ये हुआ था. प्रज्ञानंदा जो है वो सेकंड इंडियन बन गया है विश्वनाथ आनंद के बाद, जो कि पहुंचे हैं वर्ल्ड कप के फाइनल पे. प्रज्ञानंदा spirited performance earned in sport in prestigious candidate tournament despite his loss. और जो प्रज्ञानंदा का स्पिरिटेड परफॉर्मेंस था उसने अर्न किया है उसके लिए प्रेस्टिजियस कैंडिडेट टूर्नामेंट को उसके लॉस के बावजूद. FIDE वर्ल्ड कप के बारे में हम जान ले. FIDE वर्ल्ड कप established in 2000 by the International Chess Federation encompasses various iterations. Since 2005, it had been a 128-player single elimination test tournament, a vital part of the World Chess Championship qualification. The format includes 7 rounds of mini matches with 2 games each, followed by rapid and blitz tiebreaker if needed. The final consists of 4 games before tiebreaker. जो FIDE वर्ल्ड कप है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2000 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा. ये इनकम्पास करता है बहुत सारे आइट्रेशन को. 2005 के बाद से ये जो है आपका 128 प्लेयर सिंगल एलिमिनेशन टेस्ट टूर्नामेंट है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन के लिए.
ये इसका जो फॉर्मेट है ये इंक्लूड करता है 7 राउंड मिनी मैचेस का, जिसमें 2 गेम प्रत्येक के लिए होते हैं। उसके बाद रैपिड और ब्लिट्ज टाई ब्रेकर होता है अगर आवश्यकता पड़ती है तो। जो फाइनल है ये कंसिस्ट करता है 4 गेम को टाई ब्रेकर के पहले। कैंडिडेट टूर्नामेंट के बारे में हम जान लें। इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय FIDE सिंस 1950 एंड डिटरमाइन द चैलेंजर फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। The winner faces the reigning world champion, historically held triennially until 1992. Since 2013, it follow a 2-year cycle. जो आपका कैंडिडेट टूर्नामेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है FIDE के द्वारा 1950 के बाद से ही, और ये डिटरमाइन करता है चैलेंजर फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को। जो विनर है उनको सामना करना पड़ता है रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन का। हिस्टोरिकली ये जो आपका ट्रायनली होता था 1992 तक, लेकिन 2013 के बाद से ये 2 साल के साइकिल पे हो रहा है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के बारे में भी हम जान लें। इट डिटरमाइन द वर्ल्ड चेस चैंपियन इन चेस। डिंग लायरन चाइना won the 2023 championship, defeating Ian Nepomniachtchi, while Magnus Carlsen opted not to defend his title. ये जो है डिटरमाइन करता है वर्ल्ड के चैंपियन को चेस के लिए। जो आपका डिंग लायरन है चाइना के, उन्होंने जीता है 2023 का चैंपियनशिप, हरा के नेल नेपोनियाक्ची को, जबकि मैग्नस कार्लसन ने ऑप्ट नॉट किया था डिफेंड करने के लिए अपने टाइटल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेलो इंडिया इनिशिएटिव। तो जानेंगे इसके बारे में, हम पहले भी कंसिडर कर रखे हैं। This initiative was introduced by Indian government in 2017 and serve as a dynamic platform to nurture sport talent and revive the sporting culture of India. It encompasses, ये जो इनिशिएटिव आपका खेलो इंडिया इनिशिएटिव, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा कब 2017 में, और ये सर्व करता है एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म को नर्चर करने के लिए स्पोर्ट्स के टैलेंट को और रिवाइव करने के लिए स्पोर्टिंग कल्चर को भारत का। ये इनकम्पास करता है खेलो इंडिया यूथ कैंप कमेंस 2018 एनुअल नेशनल कंपटीशन फॉर यंगस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट। तो जिसमें आता है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसको स्टार्ट किया गया था 2018 से। ये एनुअल नेशनल कंपटीशन है यंगस्टर के लिए जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये स्टार्ट हुआ था आपका 2020 पे। शोकास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टैलेंट इन स्पोर्ट, ये दर्शाता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के टैलेंट को स्पोर्ट्स के लिए। खेलो इंडिया विंटर गेम कमेंस 2020 प्रमोट विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम है ये स्टार्ट हुआ था 2020 से। ये प्रमोट करता है विंटर स्पोर्ट्स को भारत के लिए। पार्ट ऑफ खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, it aims to enhance sport infrastructure by supporting existing training facility. It provides financial aid, staff equipment and resources at the grassroots level. और जो पार्ट है आपका खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम का, इसका मकसद है इनहेंस करना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, सपोर्ट करके एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी को। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड, स्टाफ इक्विपमेंट और रिसोर्स को ग्रासरूट लेवल पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पनामा कैनाल। तो हम जानेंगे पनामा कैनाल के बारे में। मैप बेस्ड क्वेश्चन बेस से आ सकता है ये कहाँ पे लोकेटेड है। The severe drought in Panama is causing extensive delay for cargo ship transiting the Panama Canal, a vital route connecting almost 2000 ports across 170 countries. जो एक सीवियर ड्रॉट हुआ है पनामा में, इस कारण काफी ज्यादा डिले हो रहा है कार्गो शिप जो ट्रांजिट करते हैं पनामा कैनल के माध्यम से। ये एक इंपॉर्टेंट रूट है जो कि कनेक्ट करता है ऑलमोस्ट 2000 पोर्ट को अक्रॉस 120 कंट्रीज के। Panama Canal. The Panama Canal is an 82-kilometer artificial waterway in Panama, connecting the Atlantic and the Pacific Ocean and dividing North and South America. ये important point है। It allows ships to avoid the landy and dangerous voyage around Cape Horn. Panama itself forms an isthmus, a narrow land strip connecting two large landmasses between North and South America. तो जो पनामा कैनाल है ये आपका 82 किलोमीटर का आर्टिफिशियल वाटरवे है पनामा का, जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को। ये डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। ये अलो करता है शिप को कि वो अवॉइड करे जो लैंडी या डेंजरस वॉयस है अराउंड कैप होर्न के। पनामा जो है वो खुद से फॉर्म करता है इस्मथ को। इस्मथ होता क्या है? तो इस्मथ आपका एक नैरो लैंड है जो कि कनेक्ट करता है 2 लार्जर लैंडमास को नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। These differ from strait which are narrow waterways joining large bodies of water like the Strait of Gibraltar. और ये जो isthmus है ये अलग है स्ट्रेट से, क्योंकि ये जो होते हैं ये नैरो वाटरवेज होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं लार्जर बॉडी ऑफ वाटर को, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हो गया। The canal lifts ships through lock to Gorton Lake and then lower them. Originally under French control in the late 1800s, the United States completed the project in 1914 and managed it until 1999 when Panama took over. It now operated by the Panama Canal Authority. जो कैनाल था वो लिफ्ट करता है शिप को थ्रू लॉक टू गॉटम लेक के लिए,
और उसको लोअर करता है। ऑर्डिनरली ये फ्रेंच कंट्रोल के अंडर था लेट 1800 में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कंप्लीट किया इस प्रोजेक्ट को 1914 पे और मैनेज किया इसको 1999 तक, जब उसके बाद पनामा ने इसको टुक ओवर कर लिया। अब इसको ऑपरेट किया जाता है पनामा कैनाल अथॉरिटी के द्वारा। आप देख सकते हैं इस पनामा को लोकेशन पे, यहाँ पे आपका पनामा सिटी भी हो गया। कैसे आपका ये जो है डिस्टेंस को शॉर्ट करता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो आपका इस्टमस है ये कैसे दोनों को डिवाइस कर रहा है, ये भी आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द नॉर्दर्न सी रूट। तो हम जानेंगे इंडिया एंड द नॉर्दर्न सी रूट के बारे में। आर्कटिक रीजन होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया ड्यू टू द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। जो आर्कटिक रीजन है इसका इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि इसका पोटेंशियल इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जो कि अराइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। नॉर्थ सी रूट के बारे में हम जान ले तो ये शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है जो कि कनेक्ट करता है यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन को। ये फैला हुआ है 5600 किलोमीटर के एरिया पे। ये पासेस करता है 4 सी से आर्कटिक ओशियन के। ये जो रूट है ये स्टार्ट करता है बाउंड्री जो बेरेंट और कैरा सी है, जिसको हम कैरा स्ट्रेट भी कहते हैं, और कंक्लूड करता है बेरिंग स्ट्रेट पे, जो कि प्रोवेंडिनिया बे है। जो आपका नॉर्थ सी रूट है ये ऑफर करता है पोटेंशियल डिस्टेंस को सेव करता है अप टू 50% अगर हम कंपेयर करें एग्जिस्टिंग शिपिंग लेन से स्वेज या पनामा कैनाल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ सी रूट और ये आपका स्वेज कैनाल रूट हो गया, ये कैसे आपका शॉर्ट हो जाएगा और ये कैसे लॉन्ग है। हाउ इज रशिया मेकिंग द नॉर्थ सी रूट नेविगेबल, किस तरीके से रशिया जो है वो नॉर्थ सी रूट को नेविगेबल बना रहा है। तो रशिया इंश्योर कर रहा है कि जो नेविगेबिलिटी है नॉर्थ सी रूट का उपयोग करके आइस ब्रेकिंग असिस्टेंट का, जो कि आर्कटिक ओशियन रिमेन्स आइस बाउंड रहता है ज्यादातर सालों में। रशिया मेंटेन कर रहा है वर्ल्ड के इकलौता न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर फ्लीट को। Inaugural nuclear icebreaker Lenin operated from December 1959 for 30 years. Today, the fleet of nuclear power icebreaker overseen by Rosatom subsidiary FSUU Atom Float ensures secure navigation on the northern sea route. और जो इनॉग्रल न्यूक्लियर आइस ब्रेकर लेनिन था ये ऑपरेट किया था दिसंबर 1959 से 30 इयर्स के लिए। आज जो फ्लीट है न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर का, इसको देखा जा रहा है रोस्टोम सब्सिडरी एफएसयूई एटम फ्लोट के द्वारा। ये इंश्योर करता है कि सिक्योर नेविगेशन हो नॉर्थर्न सी रूट पे। इंडिया पार्टिसिपेशन इन नॉर्थर्न सी रूट डेवलपमेंट इज ड्राइवन बाय, भारत के जो पार्टिसिपेशन है नॉर्थर्न सी रूट के डेवलपमेंट को लेके, तो ग्रोइंग कार्गो टैरिफ के कारण। एनएसआर जो है ये कार्गो करता है ट्रैफिक इंक्रीज का अबाउट 73% 2018 से 2022 के दौरान। ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट रूट भी है। इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है और जो डिपेंडेंस है सी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, वो नॉर्थ सी रूट को एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट बनाता है। चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टेमिंग किया गया था 2019 के मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट के माध्यम से। ये शॉर्टन कर रहा है ट्रांसपोर्ट टाइम को 12 डेज पे ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दे रहा है, थर्ड जो टाइम पहले लगता था। ये अलो करता है कि एफिशिएंट ट्रेड जो है सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से हो। कार्गो के पोटेंशियल की अगर हम बात करें, एक स्टडी जो कि किया गया था चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा, इसमें दर्शाया गया कि जो चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर है ये मदद करेगा इंपोर्ट करने में आइटम्स को, जैसे कि कुकिंग ऑयल, क्रूड ऑयल, एलएनजी और फर्टिलाइजर को रशिया से इंडिया के लिए काफी आसान तरीके से। जियो पॉलिटिकल अगर हम इंपॉर्टेंट बताए तो इंडिया जो है वो लाइकली कंप्लीटमेंट कर लेगा चाइना और रशिया के पोटेंशियल कलेक्टिव इन्फ्लुएंस को नॉर्थ सी रूट के माध्यम से। इंडिया एंगेजमेंट इन द आर्कटिक, जो भारत का एंगेजमेंट है आर्कटिक पे, तो इंडिया का जो एंगेजमेंट है आर्कटिक पे ये स्टार्ट हुआ था जब भारत ने साइन किया था स्वलबाद ट्रीटी को। तो कब साइन किया था इस ट्रीटी को? फरवरी 1920 पे पेरिस में नॉर्वे के साथ, यूएस, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नेदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के साथ मिलकर। तो किसके साथ साइन किया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ब्रिटिश ओवरसीज डोमिनियन विजन है ये कंसर्न करता है स्विस बर्गेन को। उसके बाद से इंडिया जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सारे डेवलपमेंट को आर्कटिक रीजन के लिए। इंडिया के द्वारा जो इनिशिएट किया गया था आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम को 2007 में, जिसका फोकस था क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस रीजन पे। जो ऑब्जेक्टिव है वो इंक्लूड करता है स्टडी करना टेली कनेक्शन को आर्कटिक क्लाइमेट और इंडियन मॉनसून के बीच में, ताकि कैरेक्टराइज किया जा सके सी आइस को आर्कटिक पे उपयोग करके सैटेलाइट डाटा का, और एस्टिमेट किया जा सके जो इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। इंडिया ने सेटअप किया था रिसर्च स्टेशन हिमाद्री को एल्समियर स्वालबर्ड पे 2008 पे। तो कब सेटअप किया गया था, कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। मई 2013 में इंडिया जो था उसको ऑब्जर्वर स्टेट माना गया था आर्कटिक काउंसिल पे, साथ साथ 5 अदर जिसमें कि चाइना भी था। इंडिया ने लॉन्च किया है खुद के इनॉग्रल मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी और नॉर्थर्न मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी को 2014 और 2016 पे। लास्ट ईयर तक 13 एक्सपेडिशन जो था आर्कटिक का इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.